Hello dear friends, I welcome you all to another video. In this video, we'll talk about a disease which is called as hemophilia. Okay, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक डिसीज है जो कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है। उसका मतलब क्या ये भी हम लोग जानेंगे। तो ये जो डिसीज है जिसे कि हीमोफीलिया कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डिसीज है बेटा, इसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये जो डिसीज है इसे कहते हैं सेक्स, और ये जो डिसीज है वो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। अभी एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर हम समझते हैं। सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक का मतलब क्या है? सेक्स लिंक्ड मतलब कि इसका जो जीन, मतलब फर्स्ट ये जो है इसका जो जीन है, ये जीन एक पर्टिकुलर जीन के डिफेक्ट के वजह से ये जो है ये डिसीज होता है। इसका जो जीन है, ये हीमोफीलिया जो डिसीज होता है, जिस जीन के डिफेक्ट होने से जो होता है, वो जो जीन है वो प्रेजेंट है बेटा सेक्स क्रोमोसोम्स पर। किस पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम पर इसका जो जीन है वो प्रेजेंट है। और ये जो जीन है ये तभी एक्सप्रेस होता है जब ये रिसेसिव फॉर्म में होता है। मतलब कि क्या है, जनरली ये रिसेसिव फॉर्म में होता है, लेकिन अगर उसे सप्रेस करने वाला डोमिनेंट जीन अगर साइड में नहीं होगा, जो कि हमने मेंडल्स लॉज में देखा था कि अगर एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा तो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट जो है वो एक्सप्रेस होता है, वो रिसेसिव जीन का एक्सप्रेशन जो है वो सप्रेस करेगा। इट विल सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव जीन। तो यहाँ पर अगर साइड में अगर डोमिनेंट जीन होगा तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही क्रोमोसोम होगा, अभी इस बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। किस पर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पर। एक्स क्रोमोसोम पर इसका जो जीन है जिसमें डिफेक्ट आने के वजह से ये डिसीज होता है, जिसे कि हीमोफीलिया कहते हैं। इसका जो जीन प्रेजेंट है वो है बेटा ऑन द एक्स क्रोमोसोम। अभी ये हम लोग सब डिटेल में देखने वाले ही हैं। अभी इसको क्या क्या नाम से और अलग नाम से कहते हैं, तो इसे रॉयल डिसीज भी कहते हैं, but it is nothing royal in this disease. Why it is called as royal disease? Because it it was detected in the royal family of England. क्वीन विक्टोरिया, आपने नाम सुना होगा। वो जो क्वीन विक्टोरिया थी वो इस डिसीज की कैरियर थी। अभी कैरियर मतलब क्या, ये भी हम लोग जानेंगे। उसके जीन्स में, उसके एक्स क्रोमोसोम, जो विक्टोरिया रानी थी उनके जीन्स में जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो इसका जो जीन है वो प्रेजेंट था, जो कि डिफेक्टिव था। रिसेसिव जीन था और वो डिफेक्टिव था। रिसेसिव डिफेक्टिव भी होता है मोस्टली, इसके वजह से जो है वो अनदर टाइप ऑफ जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये तो वो प्रोटीन डिफेक्टिव होता है, या तो फिर वो प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं होता, जो हमने देखा था पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। तो उसे कहते हैं बेटा रॉयल डिसीज। क्या कहते हैं? रॉयल डिसीज, बिकॉज इट वाज डिटेक्टेड इन रॉयल फैमिली। और इसे और एक नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं ब्लीडर्स डिसीज। अभी देखो बेटा, ये डिसीज होना किसी के हाथ में नहीं है, but it is very very unfortunate if someone gets this disease. Okay, इस डिसीज में होता क्या है, अगर आप लोग कहाँ भी खेलने जाओ, ओके, आप फुटबॉल खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो, भागते भागते अगर गिर गए, ओके, तो गिरने के बाद क्या होगा बेटा, आपको अगर थोड़ा सा इंजुरी हो गया, तो इंजुरी हो गया मतलब कि क्या, वहां पर अगर थोड़ा सा इंजुरी होने के बाद में वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया,
तो आप लोग क्या करते हो, थोड़ी देर में उसे दबा के रखते हो, थोड़ी देर में क्या होगा, अगर आप नॉर्मल पर्सन होंगे तो वहां पर एक छोटा सा ऐसा क्लॉट प्रोड्यूस होगा, क्लॉट फॉर्मेशन होगा, और वो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो वहां पर वो जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस जो मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ, वो क्लॉटिंग का जो कैस्केड है, वो जो एंटायर प्रोसेस है वो एक्टिवेट होगा, और उसके बाद में वो जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, और वहां पे ब्लीडिंग रुक जाएगा। लेकिन जो लोग हीमोफिलिक होते हैं, जिनमें ये डिसीज है हीमोफिलिया, ओके, उनमें क्या होता है बेटा, उनमें जो है वो क्लॉटिंग वहां पे रुकती ही नहीं, मतलब ब्लड कंटिन्यू टू ब्लीड, सॉरी क्लॉटिंग नहीं, ब्लीडिंग वहां पर रुकती ही नहीं, मतलब दे कंटिन्यू टू ब्लीड, क्लॉटिंग वहां पर प्रोड्यूस ही नहीं होता, क्लॉट वहां पर प्रोड्यूस ही नहीं होता, या तो फिर होगा तो बहुत ही डिले उसका प्रोसेस होगा, मतलब वेरी लैटर स्टेज, बहुत देर के बाद वहां पर क्लॉटिंग होना स्टार्ट होगा, या तो क्लॉटिंग होगा ही नहीं। तो क्या होगा बेटा, अगर इफ ब्लीडिंग कंटिन्यूज देन यू विल गेट अ हेवी ब्लड लॉस। ओके, तो ये जो है बेटा एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस डिसीज का, इसके वजह से जो है बेटा वो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो इसके वजह से इसे कहा जाता है ब्लीडर डिसीज, इस पर इसके वजह से यहाँ कहा जाता है ब्लीडर डिसीज। अभी देखो, ये जो डिसीज है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो इसका इनहेरिटेंस होता है बेटा कैरियर फीमेल, मतलब कि अभी देखो, अब अगर एक फीमेल में पता है, हमें पता है दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में क्या होता है, एक एक्स होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो अभी इसमें अगर एक्स, एक जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर अगर ये रिसेसिव हीमोफिलिया का जो म्यूटेंट जीन है वो अगर प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, इस फीमेल को कहा जाएगा कैरियर फीमेल। क्या कहा जाएगा, कैरियर फीमेल। क्यों कहा जाएगा बेटा, बिकॉज यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो एक रिसेसिव हीमोफिलिया का जो म्यूटेंट जीन है वो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है इट इज नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। तो अगर नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होगा तो उस पर डोमिनेंट जीन होगा जो कि नॉर्मल जीन है, तो डोमिनेंट जीन वहां पर वो जो रिसेसिव जीन को सप्रेस करेगा, वो हीमोफिलिया का जो म्यूटेंट रिसेसिव जीन है वो एक्सप्रेस ही नहीं होगा, होगा ही नहीं, तो वो जो फीमेल है उसको उस डिसीज का कुछ अफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट मतलब उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसमें जीन तो डिसीज का प्रेजेंट है लेकिन उसका खुद को उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसीलिए अब उसे कहा जाता है कैरियर फीमेल। ओके, तो कैरियर मतलब क्या, वो कैरी कर रही है, वो जो रिसेसिव म्यूटेंट जीन है वो कैरी कर रही है, खुद तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अगले जनरेशन में वो जो म्यूटेंट रिसेसिव जीन है वो ट्रांसफर करेगी। अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, अगर ये इसका गैमेट प्रोड्यूस होगा तो एक में क्या जाएगा, ये हीमोफिलिया का जो है वो जाएगा, एक में जो जाएगा वो नॉर्मल जाएगा। अगर ये नॉर्मल मेल होगा तो इसमें भी एक्स होगा, इसमें भी सॉरी इसमें होगा y। ओके, अभी होगा क्या, क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये और ये, मतलब कि क्या, x h और x, तो ये जो होगा एक नेक्स्ट प्रोजेनी जो होगा कैरियर फीमेल होगी। ओके, दूसरा जो है ये वाला, ये दूसरा कंडीशन x h और y। अभी यहां पर देखो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो भी उसमें भी वो जो हीमोफिलिया म्यूटेंट जीन प्रेजेंट है, लेकिन दूसरा जो क्रोमोसोम है यहाँ पर एक्स वाई, मतलब कि क्या है, ये मेल हो गया, तो मेल में सप्रेस करने वाला दूसरा एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है क्योंकि उस पर वाई क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या होगा बेटा, द जीन, रिसेसिव जीन विल गेट एक्सप्रेस्ड एंड देयरफॉर दिस मेल विल बी अ हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल, मतलब कि खुद तो वो जो फीमेल थी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट किया, उसका जो सन होगा वो कंपलसरी क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। ओके, अगर
एक्स क्रोमोसोम जो म्यूटेंट है वो वाला एक्स क्रोमोसोम उसके साथ होगा। नॉर्मल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 100% होगा। अभी देखो यहाँ पर ये जो हो गया एक्स एक्स, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल फीमेल, और ये जो है ये हो गया आपका नॉर्मल मेल। तो यहाँ पर जो है वो कैरियर फीमेल जो है, आपके सेंटेंस दिया है एनसीईआरटी में कि कैरियर फीमेल अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल ट्रांसमिट डिसीज टू द मेल। ओके, तो इसमें होता क्या है बेटा, ये जो कैस्केड होता है, कैस्केड मतलब कि क्या, एक ग्रुप ऑफ रिएक्शन यू कैन से। कैस्केड मतलब कि क्या, ग्रुप ऑफ रिएक्शंस। ओके, जहां पर एक ए से बी प्रोटीन बनता है, बी दूसरे इसमें एंजाइम के तौर पर एक्ट होता है। जैसे कि अभी देखो कैस्केड मतलब कि क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखना भी, सपोज एक ए प्रोटीन है, ए से बी तैयार हुआ, और ये जो बी है, ये बी बेटा दूसरी एक रिएक्शन है, सपोज सी से डी होना, तो इसमें ये जो बी है, ये बी यहाँ पर लगेगा, ये बी के प्रोटीन के बजाय ये सी का कन्वर्जन डी में नहीं होगा। अगर ये और ये डी फिर होगा, तो यहाँ पर अगर ई से एक एफ कन्वर्जन हो रहा है, तो ये डी के बिना नहीं होगा। ये जो होता है बेटा, इसे बोलते हैं कैस्केड, इसे बोलते हैं, ये आपके बुक में दिया है कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो है इसके कैस्केड मतलब क्या है, सीरीज ऑफ रिएक्शन वेयर वन प्रोडक्ट एक्ट एज अ, यू कैन से एंजाइम और कैटलिस्ट फॉर द अनदर रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर जो है जो कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स होता है, उसमें का एक जो प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन वो अफेक्ट होता है। दो है एक्चुअली, क्योंकि हीमोफिलिया के दो डिफरेंट टाइप्स है, वो हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन जो एक प्रोटीन होता है वो अफेक्ट होता है, दो होते हैं। एक भी होगा, अगर पर्टिकुलरली जो मोस्ट फ्रिक्वेंट है वो एक वाला जो है वो है, तो हम लोग दोनों भी देख लेंगे। तो जो प्रोटीन अफेक्ट होता है उसका जो डिफेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, इसके वजह से जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सिंपल थोड़ा सा भी आपको अगर कट लग गया, तो यहाँ से जो ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, इट विल नॉट स्टॉप, इट विल कंटिन्यू टू ब्लीड। ओके, तो ऐसे बच्चों जो होते हैं उसका बहुत प्रिकॉशंस वहां पर लेना पड़ता है, मतलब कि ही शुड नॉट गेट और ही शुड नॉट गेट इंज्योर्ड। ओके, तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और लैटर स्टेज में जो है, अगर मेल या लैटर स्टेज में जो है, वो जो डिसीज्ड पर्सन है उसका वायबिलिटी का चांस भी बहुत ही कम होता है। अभी एडवांसमेंट हुआ है जहां पर जो है एक्सटर्नली वो जो फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, जिसे जो प्रोटीन होता है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, वो एक्सटर्नली हम देते हैं। अगर कोई इंजरी हो गया या कंटिन्यू उसका जो है वो देते रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलता है, प्राइवेट में भी मिलता है। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर बाहर से उनको देना पड़ता है, क्योंकि उनके बॉडी में वो प्रोड्यूस नहीं होता। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब कि क्या, वो जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है कैस्केड में क्लॉटिंग के प्रोसेस के लिए, उसे कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, एक और सेंटेंस दिया है बेटा कि फीमेल में जो होता है, फीमेल में फीमेल्स आर हैविंग एक्सट्रीमली लेस पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग दिस डिसीज। व्हाई? बिकॉज फीमेल कौन से, अभी इसको मैं इरेज कर देता हूं, फीमेल कौन से केस में डिसीज्ड होगी, अगर उसकी जो मदर है वो आइदर कैरियर होगी और वो डिसीज्ड होगी। ये एक केस हो गया, कैरियर फीमेल, और यहाँ पर जो है वो डिसीज्ड मेल, मतलब कि हीमोफिलिक मेल। अभी ये जो कंडीशन है हीमोफिलिक मेल, वो लैटर स्टेज में, मतलब कि अटन सर्टन स्टेज में वो इनवायबल है। इनवायबल मतलब उनका लाइफ थोड़ा कम है, इनवायबल है। तो इसके वजह से जो है वो हीमोफिलिक फीमेल जो है वो वहां पर प्रोड्यूस, दोनों एक्स एक्स आने के जो चांसेस है वो बहुत ही रेयर होते हैं। इसके वजह से जो है वो फीमेल की जो प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल की हीमोफिलिक होने की, वो लेस होती है।
जैसे कि आपके बुक में भी दिया है कि यहाँ पर विक्टोरिया जो क्वीन थी इंग्लैंड की, वो कैरियर थी इस डिसीज के, इसके वजह से जो है, जो कि रॉयल फैमिली थी, और उसके वजह से जो है इस डिसीज को रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। अभी हीमोफीलिया के जो है बेटा दो टाइप्स होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ओके, इसे हीमोफीलिया ए जो है इसे क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहते हैं, क्लासिकल। ठीक है, तो हीमोफीलिया ए जो होता है बेटा वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 के प्रोड्यूस ना होने के वजह से होता है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 क्या है बेटा, इट इज ए वन काइंड ऑफ अ प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन एक्ट एज अ एंजाइम इन द प्रोटीन कैस्केड। ठीक है, एंजाइम की तरह एक्ट होता है, मतलब क्या है, वो कैटलिस्ट एंजाइम, हमें पता है कि एंजाइम को बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, कि वो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो अगर इफ यू वांट टू कंप्लीट दैट रिएक्शन इन वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, then there are enzymes which carry out that reaction. Okay, if the body don't use enzyme, then the reaction can take longer time. So in this sense the enzymes or these proteins are very much important. तो हीमोफीलिया ए जो है बेटा वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो होता है, जो कि एक प्रोटीन है, उसके तैयार ना होने की वजह से होता है, उसका प्रोडक्शन ना होने की वजह से होता है, जो कि एक टाइप का प्रोटीन है। और जो क्लॉटिंग फैक्टर है 8, उसे और दो नाम से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए या फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये दो नाम से भी ये क्लॉटिंग फैक्टर को जाना जाता है। हीमोफीलिया बी जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की वजह से होता है, जैसे कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है बेटा ये इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ ऐसा टीचिंग का कुछ नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखो। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी ऐसे दो टाइप्स है, जिसमें से हीमोफीलिया ए इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, जिसे कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए या फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया बी इट टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9, जिसे कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या क्रिसमस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अभी मैं आपको शॉर्ट में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये जो क्लॉटिंग का पाथवे है, जहां पर जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 या क्लॉटिंग फैक्टर 9, ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 का दिया हुआ है यहाँ पर, ऐसे ही क्लॉटिंग फैक्टर 9 का भी होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ज्यादा आप डीप में जाने का जरूरत नहीं, ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पर जो है फाइनल स्टेट में क्या हो रहा है बेटा, क्लॉट फॉर्म हो रही है। ओके, क्लॉट फॉर्म हो रही है, और यहाँ पर जो है वो ये जो है देखो क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो कि कन्वर्ट हुआ क्लॉटिंग फैक्टर 8 ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में आने के लिए उसे क्या लगता है, ये लगता है, मतलब कि अभी देखो यहाँ पर दो पाथवेज दिए हैं, जिसके जो है वजह से जो है वो क्लॉटिंग होता है। मतलब कि ब्लीडिंग जो है, ब्लीडिंग के दो टाइप से, अगर आपको एक्सटर्नली कुछ कट हो गया, छुरी लग गई या आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सटर्नली ब्लड वेसल से ब्लड विल ऊज आउट इनटू द सराउंडिंग, मतलब स्किन से ब्लड जब बाहर आएगा तो ये हो गया बेटा एक्सटर्नल पाथवे। एक्सटर्नली अगर टिश्यू डैमेज हो गया, तो ये इंजुरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अगर ब्लड बाहर आ गया स्किन से, तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, इंटरनल अगर ब्लड वेसल में कुछ डैमेज हो गया, उसके वजह से इंटरनल ब्लड वेसल से बाहर लेकिन बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो वो हो गया बेटा इंट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ पर देखो दो टाइप के जो डैमेजेस है उसके वजह से जो है वो ब्लड जो है उसका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होगा या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो। तो यहाँ पर टिश्यू डैमेज से जो है टिश्यू फैक्टर 7, अभी यहाँ पर कोई कहाँ से तो हमको स्टार्ट करना होगा। तो फाइनली हमको क्या लग रहा है, देखो यहाँ पर फाइनली हमें लग रहा है ये लग रहा है, ये तीन जो
फैक्टर्स है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ओके, देन फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन और फाइनली क्लॉट। ये ऑलरेडी होते हैं लेकिन उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, और एक्टिवेट करने के लिए सीरीज ऑफ जो एंजाइम्स है वो पहले एक्टिवेट होने चाहिए। अभी देखो यहाँ पर स्मॉल शॉर्ट में समझाऊंगा, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं। अभी देखो यह है 7 क्लॉटिंग फैक्टर 7 जो कि इनएक्टिवेट स्टेट में है, वो एक्टिवेट स्टेट में आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब भी कोई इंजुरी, इंटरनल इंजुरी होगी तो वह वो डिटेक्ट होगा, और वो जो 7 है वो एक्टिव फॉर्म में होगा। अभी ये जो 7A है वो क्या एक्ट करेगा? एज ए एंजाइम, एज ए कैटलिस्ट एक्ट करेगा, और वो कन्वर्ट करेगा क्लॉटिंग फैक्टर 11 इंटू 11A। ए मतलब कि एक्टिव फॉर्म। अभी ये 11A क्या करेगा? क्लॉटिंग फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा क्लॉटिंग फैक्टर 9A में, मतलब कि एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 9। तो अभी ये प्रोडक्ट इसमें कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, ये प्रोडक्ट इसमें कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। फिर से अभी क्या होगा? ये जो 9 है, 9 ये क्या करेगा? क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। तो ये जो 10 है ये इंपॉर्टेंट है दिस एक्स एक्टिवेटेड फॉर्म में। ये इंट्रिंसिक फॉर्म में, इंट्रिंसिक पाथवे मतलब कि इंटरनल बिडिंग की वजह से भी प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर एक्सट्रिंसिक जो है, जहाँ पर टिश्यू फैक्टर 7A प्रोड्यूस होगा, उसके वजह से भी जो है वो ये प्रोड्यूस होगा। अभी ये जो 10 फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर 10, वो क्या करेगा? वो कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन। ये भी प्रोटीन, सभी ये जो है वो प्रोटीन्स ही है, आप ध्यान में रखो, ऑल दीज आर प्रोटीन्स, ओके। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में। अभी ये थ्रोम्बिन का यूज कहां पर होगा? ये अनदर प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में, उसका कन्वर्जन होगा फाइब्रिन में। उसको किसके मदद से होगा? थ्रोम्बिन से। और फाइब्रिन जो है वो फाइब्रिन क्लॉट फॉर्म करेगा, उसके लिए लगता है क्लॉटिंग फैक्टर 8। क्लॉटिंग फैक्टर 8, ओके, जो ये यहाँ पर दिखा हुआ है। दूसरा कलर लेते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर 8, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये स्टेप नहीं होगा। ये स्टेप अगर नहीं होगा तो क्लॉट यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा, और ब्लड विल कंटिन्यू टू ooze out, blood will continue to bleed. So beta, this is sex-linked recessive trait, sex-linked recessive disease. It is very unfortunate। वहाँ पर अभी जो एडवांसमेंट हुआ है वहाँ पर जो है एक्सटर्नली हम क्लॉटिंग फैक्टर देते हैं। यहाँ पर जीन थेरेपी के भी ट्रायल्स चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, जो कि डिफेक्टिव जीन का रिप्लेसमेंट या तो फिर एडिशनल फंक्शनल जीन वहाँ पर ऐड करके कुछ किया जा सकता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट वहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन अभी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही है, वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, पॉपुलराइज नहीं हुआ है। जीन थेरेपी जिसे कहते हैं, उसके हेल्प से हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि इसका कोई जो है वो ट्रीटमेंट, फाइनल ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं, लेकिन करंटली यहाँ पर एक्सटर्नल क्लॉटिंग फैक्टर दिए जाते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा कि हीमोफीलिया क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या क्या होता है, वो किसे किसे हो सकता है, किसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, और किसमें ये प्रिवेलेंट देखा गया है। जैसे कि रॉयल फैमिली हमने देखा, हीमोफीलिया के टाइप्स भी हमने देखे, और जो क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो भी हमने शॉर्ट में देखा, ओके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो कैस्केड है ये पूरा समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, क्योंकि इट्स नॉट गिवन इन योर सिलेबस इन दिस टॉपिक हीमोफीलिया, बट इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ऐसे ऐसे कैस्केड, जो कैस्केड एक वर्ड यूज किया वो ये कैस्केड है, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।